Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Can I start now? 25% are there only. और बढ़ेंगे या इतने ही रहेंगे? हेलो. सर बढ़ने चाहिए। Yes, sir. अब बढ़ने चाहिए. कब तक इंतजार करूं यार? 6:20 का टाइम दिया था और 6:30 हो रहे हैं. तो लिमिट होती है. सर गलत बात है. शुरू कर दीजिए। ठीक है. कर दो मैसेज 5 मिनट जो चेक. 5 मिनट और दे रहा हूं मैं आपको. जो करना चाहे जल्दी से कर ले. उसके बाद बीच में अलाउ नहीं करूंगा किसी को भी. डिस्टर्बेंस होता है बहुत. हेलो. 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 Yes, sir. Yes, sir. वॉइस आ रही है? ठीक. Yes, sir. चलिए. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई. 9 नॉट विल वेट. आई नॉट Okay, वेट. ओके जी. हो गए 30 सेकंड हो गए हैं. बात है. चलिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई एम गोइंग टू प्रेजेंट. देखो. हेलो. अभी अभी मैंने जस्ट एक न्यूमेरिकल आपको शेयर किया है. हेलो. जी सर मिल गया था सर। Yes, sir. ये है. इसको देख लेना. सॉल्व है. वाइब्रेटिंग सिस्टम इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर. m equal to 3 kg, k equal to 100 न्यूटन पर मीटर, c equal to 3 न्यूटन सेकेंड मीटर. ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट. डिटरमाइन damping factor, b natural frequency of the damped vibration, c log is the decrement, d the ratio of two consecutive amplitude, and e the number of cycle after which the original amplitude reduced to 20%. ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ना. कर लेंगे इसे आप डायरेक्ट एप्लीकेशन में. ओके. विल यू सी योर सर? ठीक है sir. यस सर यस सर। Now today we will start the forced vibration. आगे दिख रहा है यार? नहीं. डैम्प्ड वाइब्रेशन हो गया है फोर्स्ड वाइब्रेशन.
ये पेज नंबर 1 यूनिट 4 पार्शियल एंड यूनिट 5 फोर्स वाइब्रेशन। हेलो, स्क्रीन हो रही है शेयर? ये जी सर, Yes, और sir. यस सर, शेयर हो रही है। ये मटेरियल मिल भी गया होगा आपको, है? Yes, है sir. क्या? मिल गया था सर, मिल गया था। एक्चुअली यूनिट 4 बहुत बड़ी हो रही है। अब तक जो भी वाइब्रेशन पढ़ा है यूनिट 4 का पार्ट है, और ये भी जो फोर्स वाइब्रेशन ये भी यूनिट 4 का है, सपोर्ट एक्साइजेशन वो भी यूनिट 4 का है। तो मैं करूँगा क्या, चलो कि यहाँ से जो आगे यूनिट 4 का पार्ट है वो यूनिट 5 में ले जाऊँगा। ये यूनिट 5 में कुछ ज़्यादा नहीं है, समझ रहे ना? जी सर, ये जी सर। पार्ट मैं यूनिट 5 में कंसिडर करूँगा। यूनिट 5 तो है ही अपनी जगह, लेकिन वो वाइब्रेशन आइसोलेशन ट्रांसमिटिव वगैरह है, उसके साथ ये पार्ट भी मैं, यानी यूनिट 4 जो अभी लास्ट में मेरे गलती है, यहाँ तक आप समझिए इसे यूनिट 4। इसके आगे अभी जो स्टडी करेंगे वो यूनिट 5 का है। ओके, चलिए, तो यूनिट 4 पार्शियल एंड यूनिट 5 फोर्स वाइब्रेशन यानी फोर्स वाइब्रेशन यूनिट 4 का पार्ट है, और वाइब्रेशन आइसोलेशन यूनिट 5 का पार्ट है। तो टुडे विल डिस्कस द फोर्स्ड वाइब्रेशन। लगे, आपने देखा होगा कि अगर डैम्प्ड वाइब्रेशन होता है तो जब आप स्प्रिंग को डिस्प्लेस करते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम को, और उसमें डैम्पर लगा हुआ है, तो वो कुछ वक्त के बाद में उसको वाइब्रेशन खत्म हो जाता है, डिके हो जाता है। चाहे वो क्रिटिकल डैम्प हो, या ओवर डैम्प हो, जो कोई भी हो, या अंडर डैम्प हो, तो कुछ वक्त या ड्यू टू डैम्पिंग वो खत्म हो जाता है, वो वाइब्रेशन फिर मेंटेन नहीं रहता, जो डिजायरेबल है बहुत जगह। लेकिन मान लीजिए आपको वाइब्रेशन रखना है, तो उसमें कांस्टेंट एक्साइटेशन फोर्स हर साइकिल के बाद लगाना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन अंडर फोर्स, अंडर एक्सटर्नल फोर्स। तो विल स्टडी that is called forced vibration. The amplitude of vibration will not die with respect to time due to damping. Damping की वजह से अगर आपका वाइब्रेशन खत्म नहीं हो रहा है तो वो आपका forced vibration है, and is maintained due to application of external excitation before. Excitation may be periodic, impulsive, or random in nature. Okay. The study is limited here to harmonic periodic excitation. Okay. Source of excitation क्या है? External source due to the motion of the body or motion of the system. दूसरा है internal source means unbalance अगर होता है उसमें, unbalance is present in the system. Various reasons of unbalance are these. These are the factors: thermal effect, resonance, loose or defective part, bent shaft, bearing general defect, variation in TMD, and mass of the rotating part. These are the causes of unbalance. Now, come to the forced vibration, and let's talk forced vibration with constant harmonic excitation. और सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिगर 1 अगले पेज पे है, ये बनी हुई, ये स्प्रिंग है, ये डैम्पर है, ये मास है। इसको यहाँ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देंगे, और उसके बाद में किसने एक कांस्टेंट फोर्सेस मास में लगाएंगे F0 sin ओमेगा टी। तो दिस इज द फिगर रिलेटेड टू द forced vibration. इसमें जो डिफरेंट टर्म है वो देखिए। Consider spring mass system with viscous damper excited by harmonic excitation. 4. M is the mass, K spring stiffness, C damping coefficient, F0 sin omega t harmonic excitation force, due to which the vibration is maintained continuously. Now, see the derivation. X क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन।
एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, जो फोर्सेस लग रहे हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बना रखा है। आप मालूम है स्प्रिंग है तो एक स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, डैम्पर है जिसका कोएफिशिएंट C है तो डैम्पिंग फोर्स भी ऊपर लगेगा, जो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल Cx डॉट ये ऊपर लगेगा। तो स्प्रिंग फोर्स Kx, इस डैम्पर की वजह से डैम्पिंग फोर्स अपवर्ड दैट इज Cx डॉट, x डॉट मींस वेलोसिटी का फंक्शन। तीसरा फोर्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो वेलोसिटी नीचे है तो एक्सीलरेशन भी नीचे होगा। तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन की ऑपोजिट वेलोसिटी की ऑपोजिट आपका डैम्पिंग फोर्स और एक्सीलरेशन की ऑपोजिट आपका इनर्शिया फोर्स मींस mx डबल डॉट, mx डबल डॉट। So I am drawing the free body diagram of this mass. It contains the three external Kx, spring force, mx double dot, inertia force, Cx dot, damping force. 1, 2, 3, 4. और जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो F नॉट साइन ओमेगा टी नीचे लगा। अंडर G's it is in equilibrium condition. Okay? सारे फोर्सेस की डायरेक्शन ये दिखाई हुई है। अब इसके लिए डेरिवेशन थोड़ा देखना है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इसका। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कंसिडरिंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मास वी गेट न्यूटन सेकेंड लॉ, यू कैन से डी-एल्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, जितने भी फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी पर, sum of external force or resultant of external force acting on a body is equal to its inertia force, is equal to its inertia force. ये एक जनरल डेफिनेशन है जो डी-एल्बर्ट प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन है। तो ये देखिए mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx एक्सटर्नल फोर्स है, ये सब का समीशन बराबर होगा F नॉट साइन ओमेगा टी एक्साइटेशन फोर्स के। तो ये टाइप की जो इक्वेशन है, x डबल डॉट का मतलब d2x अपॉन dt स्क्वायर, x डॉट का मतलब dx अपॉन dt, x है। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर बट नॉन होमोजीनियस। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इसका जो सॉल्यूशन है इट हैव टू पार्ट्स, दो पार्ट है। पहला पार्ट है कंप्लीमेंट्री फंक्शन, कंप्लीमेंट्री फंक्शन यानी इस इक्वेशन नंबर 1 में जो एफ नॉट साइन मिलता है इसको 0 पुट कर दें, तो दिस विल बी mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस ks इक्वल टू 0। दिस इज जस्ट लाइक ए डैम्प्ड वाइब्रेशन सिस्टम। कंप्लीमेंट्री फंक्शन mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन आप कर चुके हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन का। दिस कॉल्ड 1a पर्टिकुलर फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस इक्वेशन का दूसरा जो है पार्ट है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल है, वो xp पर्टिकुलर फंक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू x साइन ओमेगा t माइनस फाई। दो सॉल्यूशन होंगे इसके, नंबर 1 नंबर 2। तो 1a जो है ये आप डील कर चुके हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन, दिस इज द केस ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। और ये वाला केस हमें यहाँ स्टेटेड है व्हिच इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। दिस इज गिवन एज xp, मतलब डिस्प्लेसमेंट, पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कैपिटल X साइन ओमेगा t माइनस फाइव। तो x एंड फाइव ये दो कांस्टेंट है जो आपको निकालने हैं। द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज ऑलरेडी डिस्कस्ड in damped free vibration and hence need not to be discussed here further। उसमें जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ऊपर वाले इसका जो इक्वेशन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, x इक्वल टू a2 e टू पावर माइनस जीटा ओमेगा nt एंड साइन 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा nt प्लस फाई 2। ये कुछ ऐसा होगा इसका सॉल्यूशन। ये भी है एक फॉर्म। हमें मकसद है पर्टिकुलर फंक्शन इंटीग्रल से फंक्शन। इक्वेशन 1b का सॉल्यूशन क्या होगा? is a steady state harmonic oscillation having a frequency equal to the excitation
and the displacement lags the force factor by some angle phi. यानी फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट लैग पीछे चलता है सम एंगल phi. Let us assume the particular solution is xp equal to x sin omega t minus phi. इसकी बात करते हैं. ये जो मैंने लिखा नहीं, ये वाला, ये वाला 1b को मैंने यहाँ इक्वेशन 3 लिख दिया है. omega t minus phi. Hence x is the amplitude of the vibration of the system and phi equal phase difference or lag between displacement vector and the force vector. जो f नॉट साइन ओमेगा उसमें और डिस्प्लेसमेंट में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट में कितना फेज डिफरेंस है वो पाई है. डिफरेंशियल इक्वेशन 3, इस सील को इक्वेशन 3 को दो बार डिफरेंशिएट करो. एक्स पी डबल डॉट करेंगे इसको, इस इक्वेशन को एक्स तो है ही, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा और ओमेगा बाहर आ जाएगा. तो इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव इक्वल टू ओमेगा, यहाँ लिख दिया ओमेगा एक्स साइन ओमेगा टी. अब ये कॉस में है, इसको मैं साइन में ही कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं. तो कॉस 90 प्लस सीटा इक्वल टू साइन सीटा, कुछ ऐसा होता है ना. तो फॉर दिस कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव को मैंने साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस 90 डिग्री मीन्स पाई बाई 2. दिस इज द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सपी डबल डॉट मीन्स एक्सेलरेशन. दो बार डिफरेंशिएट, एक बार ओमेगा है, एक बार और आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर. और इसको जब डिफरेंशिएट एक्स साइन, फिर इसको कॉस ओमेगा टी वाई को एक बार और डिफरेंशिएट किया तो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई ओमेगा टी माइनस फाइव साइन है साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और साइन ओमेगा टी माइनस पाई प्लस पाई और ले दिया है मैंने. ओके, तो ये x आपके पास है, एक्स पी पास है, एक्स डबल डॉट पी पास है. इन वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो. एम एक्स डबल डॉट है, एम ये है यहां से यहां तक, एक्स डबल डॉट ये रहा एक्स पी डबल डॉट, ये पूरा का पूरा इक्वेशन यहाँ रहा. ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई ये रहा, प्लस सी एक्स डॉट, ये एक्स डॉट एक्स पी डॉट ये वाला, ये वैल्यू में नहीं आ रही पाई बाई 2 प्लस के एक्स की एच डी रख दी साइन ओमेगा टी माइनस 1 2 3 टर्म इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा. Above equation may be rewritten as यानी इसको एफ नॉट साइन ओमेगा टी एक्स और बाकी के माइनस करके इधर ले आइएगा. एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस सी ओमेगा एक्स ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई 2 एंड एम ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस फाइव इक्वल टू 0. 0 फॉर्म में लिखना जरूरी है कि इसमें से मैं ये कुछ ना कुछ जिससे साइन ओमेगा टी बाहर ले लूं, कुछ कॉमन टर्म ले लूंगा बाहर. डी एल्बर्ट प्रिंसिपल कहलाता है. 0 की तरफ ले जाएंगे तो वो हो जाएगा. टर्म्स इन 4 इंक्लूडिंग देयर साइन रिप्रेजेंट 4 फोर्सेस. 1 2 3 4 फोर्सेस. पहला वाला एक्साइजिंग फोर्स है, दूसरा वाला डिस्प्लेसमेंट की वजह से स्प्रिंग फोर्स है, तीसरा वेलोसिटी की वजह से आपका डैम्पिंग फोर्स है, चौथा एक्सेलरेशन की वजह से इनर्शिया फोर्स. 4 फोर्स है ये. ओके,
तो 4 terms in equation 4 including this sign represent forces, magnitude and direction acting on the body. Number 1, F naught sin omega t is impressed force vector acting on the body at an angle of omega t from a reference line. कोई reference line लीजिएगा, F naught sin omega t क्या मतलब, ये लाइन हॉरिजॉन्टल ले ली रेफरेंस लाइन, उससे ओमेगा टी ये एंगल है, साइन थीटा मींस ओमेगा टी एंगल हो गया, तो रेफरेंस लाइन से किस एंगल पर, ओमेगा टी पर आपका एफ नॉट लगेगा, पहला टर्म। फिगर आप यहाँ देखिएगा, है ना, ये रहा पहला फोर्स ये वाला एफ नॉट कितने एंगल पर है एफ नॉट पर, ये मैंने को रेफरेंस लाइन चूज कर ली, ये रेफरेंस लाइन लेंगे, यहाँ से ओमेगा टी एंगल लिया जिस पर आपका एफ नॉट लगेगा, impressed force. ओके, ये वेक्टर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट के एक्स ओमेगा टी माइनस फाइव, तो जो ओमेगा टी है उसमें से माइनस फाइव, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल लैग बाय एन एंगल ऑफ फाइव विद फोर्स वेक्टर, जो एफ नॉट के उसका वेक्टर ओमेगा टी पर है उससे लैग कर रहा है माइनस फाइव, तो displacement vector lags at an angle of y from force vector f naught. Hence, the spring force vector ks is always lag an angle of y from f and opposite to the direction of displacement. ये इंपॉर्टेंट है भाई। एक आपने वेक्टर डायग्राम ये ओ ए डाल दिया के एफ नॉट, अब यहां से ड्रॉ करना है आपको स्प्रिंग फोर्स के एक्स। अब इसकी डायरेक्शन से पता लगे कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के पैरेलल होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर, इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका स्प्रिंग फोर्स लगेगा के एक्स। ए से लेकर यहां तक ये के एक्स है। ओके, तीसरा फोर्स इसके रेस्पेक्ट में देखें, ये आपका फाइव एंगल है, लैग करा से ये और ये एंगल ये भी फाइव हो गया ना, तो इस फोर्स वेक्टर से फाइव एंगल लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है। तो उसके बाद ये देखो तीसरा फोर्स सी ओमेगा एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू, तो ये आपका जो डैम्पिंग फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स है, यहाँ तक तो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स से पाई बाई टू लैग करेगा, यानी डैम्पिंग फोर्स वेक्टर लैग्स द डिस्प्लेसमेंट बाय 90 डिग्री, पाई बाई टू मीन्स 90 डिग्री, एंड डैम्पिंग फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी डायरेक्शन। लिहाजा इस डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पर करना है, और ये डिस्प्लेसमेंट इधर होगा 90 डिग्री, तो इसके वेलोसिटी के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी अगर इधर है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स सी ओमेगा एक्स होगा, यहाँ से निकल गया परपेंडिकुलर। उसके बाद चौथा फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई प्लस पाई इन 180 डिग्री पर, मीन इनर्शिया फोर्स इज ऑलवेज इन फेज विद द डिस्प्लेसमेंट बट ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन। All four forces are shown in the figure 2. तो पहला फोर्स एफ नॉट डाला ओमेगा टी पर, दूसरा फोर्स स्प्रिंग फोर्स के एक्स एट एन एंगल ऑफ फाइव, ये फाइव तो ये फाइव तो ये फाइव, यहाँ से यहाँ तक ये स्प्रिंग फोर्स, और यहाँ से 90 डिग्री पर आपका सी ओमेगा एक्स मीन्स डैम्पिंग फोर्स, और फिर यहाँ से जो आपका डिस्प्लेसमेंट का फेस है उसी लाइन पर एम ओमेगा एक्स एम ओमेगा स्क्वायर एक्स ओवर पर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये फोर्स पॉलीगन इज क्लोज। ओके, अब इसमें अगर हम ओ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ए बी पर, यहाँ रहेगा तो ए बी, तो हम कुछ डिफरेंट टर्म को निकालेंगे, ये बी से लेकर ओ तक की डिस्टेंस इस सी ओमेगा एक्स के बराबर होगी, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो एम ओमेगा एक्स के बराबर है, तो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस आप पता लगा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक के एक्स है, इसमें से एम ओमेगा एक्स घटा दो तो ए से लेके बी तक की पता है। तो इस ट्राइंगल को आप इधर बना लो अलग से ए बी ओ,
तो ये वाला ए से बी तक के एक्स, यहाँ से यहाँ तक के एक्स में से ये घटा दो एम ओमेगा स्क्वायर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये बी ओ और ओ बी जो है ये सी ओमेगा एक्स के बराबर है, तो सी ओमेगा एक्स, और ये आपका एफ नॉट, और ये एंगल फाई है। तो इन सबको आपस में कोरिलेट कर सकते हैं इस ट्राइंगल से। In order to find the values of x and phi in equation 3, we consider the right triangle OAB after drawing perpendicular OB with AB. The triangle AB is shown separate, from which we have FO and F not equal to ये diagonal hypotenuse हो गया ये square plus this square c omega x square plus kx minus m omega square x the whole square under root equal to F not। इस तरीके से लिया राइट ट्रायंगल से पाइथागोरस में एफ नॉट इक्वल टू सी ओमेगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स ए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर को बाहर ले जाएंगे तो एक्स आ जाएगा, तो एक्स अंडर रूट सी ओमेगा स्क्वायर की टर्म बचेगी यहाँ, और अंदर के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। फाइनली यू विल गेट एक्स एक्स को इधर रहने दीजिए, और बाकी तो एक्स इक्वल टू एफ नॉट डिवाइड बाय दिस होल टर्म। ये इक्वेशन 5 इंपॉर्टेंट। एंड 5 फेस एंगल tan इनवर्स हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में फाई के लिए हाइपोटेन्यूस ओमेगा एक्स है और बेस ये है, तो दिस डिवाइड बाय दिस tan इनवर्स कर दो तो यू विल गेट एंगल 5। तो एंगल फाई फेज डिफरेंस tan इनवर्स सी ओमेगा डिवाइडेड के माइनस एम ओमेगा इक्वेशन से। ये दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, 5 और 6 को आप याद कर लो। अब बेहतर है इन इक्वेशन को डायमेंशनल फॉर्म में लिखते हैं, डायमेंशनलेस। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द अबव इक्वेशन इन नॉन डायमेंशनल फॉर्म, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय के। दोनों इक्वेशन में इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के से डिवाइड कर दें। एक्स इक्वल एफ नॉट, ये ना एफ नॉट इक्वेशन 5 की बात करें, एफ नॉट डिवाइड बाई के, और इसमें ये वाली टर्म को सारे को के से डिवाइड करेंगे, इसको भी के से डिवाइड करेंगे। 1 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई के प्लस सी ओमेगा डिवाइड बाई के स्क्वायर। ये इक्वेशन 5a है, और 5 को tan इनवर्स इसलिए आप इसको भी डिवाइड कर लिया है। इसमें सी ओमेगा अपॉन के, हियर के माने ओमेगा स्क्वायर अपॉन के। ये इक्वेशन 5 6b लिख दिया, 6a लिख दिया है। आगे चलो, यानी ये 5 यानी 6a का। अब आप इनको देखो, इसमें कुछ मैनिपुलेशन है कि के डिवाइड करने से क्या फायदा हुआ, एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई के या सी ओमेगा पर के, इनसे क्या, या एम ओमेगा या सी ओमेगा पर के, इनसे क्या फायदा हुआ ये देखो। देख एम ओमेगा स्क्वायर के को मैं लिख सकता हूं, के एम को नीचे ले आओ, के बाई एम। तो के बाई एम क्या होता है, के बाई एम इसको ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एन स्क्वायर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम है ना, शुरू में पढ़ा होगा। तो के बाई एम इज द ओमेगा एन स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर ऊपर है, तो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर, यानी एम ओमेगा स्क्वायर के को हम लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर, मींस फ्रीक्वेंसी रेशियो का स्क्वायर। एंड सी ओमेगा अपॉन के को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो मैनिपुलेट किया हमने, सी ए पहले सी सी डिवाइड किया, तो इसने से मल्टीप्लाई किया, सी अपॉन सी सी ये बढ़ाया मैंने अपने टर्म, तो सी सी अपॉन 2m से डिवाइड किया, तो 2m से मल्टीप्लाई 2m अपॉन के, यानी सी के बार एक बार सी से मल्टीप्लाई किया, एक बार 2m से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, इनटू ओमेगा। ओमेगा इसमें है ही। ये टर्म क्या होती है, सी सी अपॉन 2m, बताओ। ओमेगा एन टाइम टू वाइब्रेशन पढ़ा रहे थे हम, सी अपॉन सी सी तो ये होगा जीटा डैम्पिंग रेशियो, सी सी अपॉन ट्वाइस एम ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी।
2m अपॉन के, यानी के को m को नीचे ले आइए, k बाई एम ओमेगा n हो जाएगा, तो 2 अपॉन ओमेगा n स्क्वेयर, k बाई एम इक्वल टू अंडर रूट k बाई एम ओमेगा n होता है, तो k बाई एम ओमेगा n स्क्वेयर। तो ये वाली टर्म जो 2m अपॉन के इज इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा n स्क्वेयर, और ओमेगा है ऑलरेडी। तो जीटा टाइम्स ऑफ ये ओमेगा n इंटू 2 अपॉन ओमेगा n स्क्वेयर इंटू ओमेगा, इस ओमेगा n से ये काट दो, एक स्क्वायर कट जाएगा, यू विल गेट 2। तो ये यहाँ आ गया, जीटा यहाँ आ गया, ओमेगा अपॉन ओमेगा n, ये हो गया ओमेगा अपॉन है फ्रीक्वेंसी रेशियो। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और इस टर्म की फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा अपॉन ओमेगा n, इन दोनों का रेशियो। Above equation zeta equal to damping factor and omega n the damped natural frequency of the system. Damped natural frequency of the system. And f naught by k, it is called x static. ये देखो important f naught by k, x static। ये समझिए जो आपने जो इनिशियल फोर्स था ना, एक्सट्रैक्शन फोर्स, उसे लगाया, एक बार लगाया और उसमें हम उसको हार्मोनिक में चेंज नहीं कर रहे, तो कितना उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। एक्स स्टैटिक डिफ्लेक्शन एट जीरो फ्रीक्वेंसी मींस स्टेशनरी है, एक्स स्टैटिक डिफ्लेक्शन एट जीरो फ्रीक्वेंसी अंडर स्टडी फोर्स एफ नॉट। एफ नॉट लगाया तो कितना डिफ्लेक्शन आया वो एक्स स्टैटिक कहलाएगा। जबकि डेल्टा स्टैटिक क्या है, mg बाई के, सिस्टम का मास डिवाइड बाय स्टिफनेस, स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग मास सिस्टम, mg अपॉन के होता है। नाउ substituting these value in equation 5a and 6a, we have f नॉट बाई के को तो एक्स स्टैटिक लिख दिया, और 1 माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा, उन सबको चेंज कर दिया, ऊपर वाले जो चेंज किए ना, ये सी ओमेगा अपॉन के को 2 जीटा अपन ओमेगा एन, तो एम ओमेगा स्क्वायर को ये चेंज कर दिया, जीटा ओमेगा एन 2 अपॉन, यानी ये वाला, और ये यानी इक्वेशन इन में आप चेंज कर दिए, इनमें 5 में और 6 में, you will get something value, new formula मिलेगा। तो you will get x equal to x steady in f naught by k x steady divided by this 1 minus omega n का whole square plus 2 zeta omega n का whole square and 5 or 10 over 2 zeta omega n divided by minus 10 11। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखें। Hence particular solution may be written as x equal to x static sin omega t minus 5 divided by this 1 minus omega n square whole square plus 2 beta omega n. Equation 11 12. Therefore the complete solution is x equal to xc complementary solution plus xc particular integral. The value of xc and xc being given by equation 2 and equation 12, or x equal to this zeta omega n t this, like this is a complete solution to an underdamped system subject to sinusoidal excitation. It is found to contain two arbitrary constants, a2 and phi2, which are to be determined from the complete solution from each other. अब आप देखिए स्टडी स्टेट वाइब्रेशन। एक्चुअली होता क्या है कि जो डैम्प्ड का इफेक्ट है और आप एक्सटर्नल एक्साइटेशन लगा रहे हैं, ड्यू टू एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स जो डैम्पिंग का इफेक्ट है कुछ वक्त के बाद में खत्म होना है, तो जो सिस्टम मूव करेगा दैट इज अंडर द कंडीशन ऑफ साइनुसॉइडल एक्साइटेशन, जो उसका एक्साइटेशन की वैल्यू उसी के लिहाज से जो बाकी जो इफेक्ट है, जो कॉम्प्लीमेंट्री की इफेक्ट है, वो खत्म हो जाएंगे टैप के बाद।
स्टडी स्टेट कंडीशन वो कहलाती है जिसमें डैम्पिंग इफेक्ट खत्म हो जाए। ओके, शुरू में तो रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट वाइब्रेशन। मीन्स प्रैक्टिकली द रीजन बता रहा है इस क्यों होता है। प्रैक्टिकली द सिस्टम सब्जेक्टेड टू हार्मोनिक एक्साइटेशन, द ट्रांजिएंट वाइब्रेशन, मैंने डैम्प वाइब्रेशन को ट्रांजिएंट कहते हैं। Transient vibration die out within short time and having only the steady state vibration. The equation 10 and 11 are more important to determine the ratio x upon x static, that is magnetic factor, and phase lag phi at steady state condition and given as इक्वेशन 10 था, उसको मैंने इसलिए जो दिया था ना एक्स स्टैटिक की टर्म में, तो मैंने इधर लिख दिया मैग्निफिकेशन फैक्टर एक्स अपॉन एक्स स्टैटिक इक्वल टू 1 अपॉन दिस टर्म प्लस दिस टर्म एन फाई इक्वल टू 10 इनवर्स 2 जीटा ओमेगा ओमेगा एन डिवाइड 1 बाय, ये इक्वेशन 14-15 याद कर लीजिएगा। ये दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन फैक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट है किसी भी वक्त पर, ये इनिशियली स्टेट में कितना स्टैटिक डिफ्लेक्शन वो है, और ये फेज लैग है ओमेगा ओमेगा एन कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रेशियो। ओके, अब ये कुछ मैग्नेटिक फैक्टर का जो मैंने लिया है वही है, ये मैंने हाथ से लिख दिया है। ये कुछ प्लॉट है x अपॉन x स्टैटिक नॉन डायमेंशनल फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट रेशियो ये आपकी ओमेगा ओमेगा एन का एट स्टडी स्टेट एट रेजोनेंस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा ओमेगा एन? व्हेन ओमेगा यानी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, देन ओमेगा ओमेगा एन इक्वल टू 1 मींस 1। यहां रेजोनेंस होगा कहीं, ऐसे देख रहे हो ना, यहाँ ऐसे बन रहा है। तो एक तो ये फैक्टर 1 के करीब होगा। अब लेकिन दूसरा फैक्टर रेजोनेंस के लिए क्या है, यानी x अपॉन s स्टैटिक ये जो मैक्सिमम होना चाहिए, तभी तो रेजोनेंस होगा। उसके लिए और भी फैक्टर है बहुत से, उन इक्वेशंस में देखेंगे 10 में। ओमेगा ओमेगा एन का रेशियो है ये ना, और जीटा का भी फैक्टर है, x अपॉन x से मैग्नीट्यूड फैक्टर मींस कितना एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, स्टैटिक से कितना इंक्रीज होता है, वो दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दीज फैक्टर ओमेगा ओमेगा एन पर और जीटा पर। तो ऐसे इनका प्लॉट्स मैग्नीट्यूड फैक्टर का और फेज एंगल का प्लॉट यहाँ इसमें दिखाए हुए, ये x अपॉन x स्टैटिक और ये ओमेगा ओमेगा एन का रेशियो, और 1 जब है तो इसका मतलब ये रेजोनेंस की कंडीशन है ये है। तो और मैक्सिमम डिवीजन विल डिपेंड अपॉन द जीटा डैम्पिंग रेशियो, जीटा इक्वल टू 2, जीटा इक्वल टू 1 और जीटा इक्वल टू 0.707। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ओके, जीटा जिसे कम करते चले जा रहे हैं, और ये जीटा इक्वल टू 0 है। नो डैम्पिंग में ये आपके अब्रप्टली चेंज होता है, कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। ओके, ये जीटा इक्वल 0.25 है, 0.125 कम हो गया और कोई ऐसे बढ़ गया, और 0 कर दो बिल्कुल ये चेंज एक्सपोनेंटली चेंज हुआ। ये नेक्स्ट कर्व जो है ये फेज डिफरेंस का है, जस्ट अंडरस्टैंड। ये सब न्यूमेरिकल है, ये डिफरेंट कंडीशन है ऑपरेटिंग कंडीशन की, कौन सी 0 हो जाएगी कौन क्या होगा। एक तो वेक्टर डायग्राम है, जब ओमेगा ओमेगा एन बहुत छोटा है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन इज वेरी वेरी लेस टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तब ये वेक्टर इस लिहाज से हो जाएगा। ये डिफरेंट कंडीशन। अब ये क्वेश्चन 10 है, उसको डिफरेंशिएट करो मैग्नेटिक फैक्टर को विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा ओमेगा एन। Jab put it equal to 0, so you will get a relation.
which is omega p. Omega p, frequency of the excitation divided by nature of frequency equal to under root 1 minus 2 zeta square to get the maximum MF, magnification factor, where phi p means the frequency corresponding to the peak amplitude. Maximum peak amplitude is condition where omega p upon omega n equal to when 1 minus zeta 2 zeta square. अच्छा, no maxima or will occur when the expression within radical sign is negative. इसके अंदर अगर ये नेगेटिव आ जाए क्या हो जाएगा? ये 2 zeta स्क्वायर zeta की वैल्यू मतलब 0.1/√2 हो जाए तो ये 2 से 2 कट जाए 1 माइनस 0 तो 1 रह जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 1 से ज्यादा आ गई टर्म 1.1 1.2 तो ये रेडिकल के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा और नेगेटिव का अंडर रूट इमेजिनरी क्वांटिटी होता है तो उस वक्त कुछ नहीं मिलेगा। विद इन द रेडिकल साइन इट इज नेगेटिव देन यानी जेटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन अंडर रूट 1/2 और 0.7070 हो जाए तो it may also be seen if that the value of zeta equal to greater than 0, the response curve is always below the unit magnetic line. The peak frequency is different from the damped natural frequency of the system, which is given by omega d upon omega n equal to root 1 minus zeta square. ये तो पहले जानते हैं। अब उसके बाद में एक न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ देना और आज मैंने कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं आपको। 4.22 दिया भैया, मैंने भी दिया हुआ आज। एक न्यूमेरिकल है, द डैम्प्ड नेचर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फ्री वाइब्रेशन टेस्ट is 9.8 Hz. During the forced vibration test, the constant exciting force of the same system, the maximum amplitude of vibration is found to be 9.6 Hz. Find the damping factor for this system and natural frequency. Omega p maximum condition के लिए ये वाला लगेगा फॉर्मूला ओमेगा p वाला। ओमेगा p is 9.6 and 2 pi रेडियन। ये 9.6 हर्ट्ज है तो 2 पाई मल्टीप्लाई रेडियन पर सेकंड बन जाएगा। ओमेगा d 9.8 डैम्प्ड का डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी 9.8 2 पाई रेडियन पर सेकंड। सब्स्टिट्यूट द दीस वैल्यू इन इक्वेशन 2.18 2.19 मतलब ऊपर इक्वेशन जो है तो 9.6 into 2 पाई ओमेगा n ओमेगा d अपॉन ओमेगा n इक्वल टू अंडर रूट 1 बाय 2 जीटा स्क्वायर। अभी आपने ये फॉर्मूला ट्राई किया नहीं वाले, वो इस्तेमाल होंगे लास्ट ये वाला इक्वेशन और एक और इक्वेशन ऊपर वाली 2 जीटा वाली भेजी कंडीशन यही होगी नीचे 2 जीटा स्क्वायर वाला ये 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर एंड ओमेगा डी अपॉन ओमेगा एन इज आल्सो इक्वल टू 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जानते हो पहले से ये डैम्प्ड वाइब्रेशन में कराया था। ये दो एक ये एक्सप्रेशन और एक ये एक्सप्रेशन, ये ओमेगा पी अपॉन ओमेगा एन है, ये ओमेगा डी अपॉन ओमेगा एन, इन दोनों का रेशियो ऐसे क्यों। अब जीटा की रेंज दोनों इक्वेशन को सॉल्व करनी है, एक दूसरे को डिवाइड कर दो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल ओमेगा ओमेगा एन से कैंसिल तो यू विल गेट 9.6 9.8 इक्वल टू अंडर रूट दिस। इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट जीटा इक्वल 0.196 आंसर। Substitute any value of zeta, the value of zeta in any equation, you will get omega n। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का पता लग जाए कि इक्वेशन में रख दो, इस वाले में रख दो चाहे इसमें रख दो, you will get नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम 10 into 2 रेडियन पर सेकेंड और 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आ जाएगी 10 हर्ट्ज आ जाएगी। ओके हेलो यस सर। Yes, sir. यस सर। आप कुछ मैंने अभी आपको शेयर किया है मटेरियल, जल्दी से पास आउट करना पड़ेगा मुझे। आज कुछ शेयर किया, क्या है उसका नाम जरा बताना। वाइब्रेशन कागज के नाम से सर, कागज के नाम से।
नहीं, कागज ये वाला हाँ सर, कागज के मैंने नाम नाम पे, नहीं। लेकिन फोर्स्ड वाइब्रेशन का है सर। हाँ, है तो सही, लेकिन मैं तो उसका नेम चेंज कर देता हूँ यार। पता नहीं कैसे, यूनिट फोर्स प्री वाइब्रेशन कागज के नाम से ही आता है सर, सारा अभी कागज के नाम से ही आ रहा है। पता नहीं कैसे यार, चेंज कर देंगे हम। ये तो नहीं, ये तो नहीं है यार। तो ऊपर करिए सर। हाँ सर, यही है। नहीं, मेथड टू ड्राइव, ये वाला भी है एक तो। ये तो पिछली बार के हैं ये तो ना। मैंने कुछ नाम रखा है यार उसका, रुक जा। एडिशनल न्यूमेरिकल ऑन डेप्थ वाइब्रेशन। आज की डेट का नहीं है कोई। आज क्या तारीख है भाई? है 12। सर एंड में ये 162 क्या होगा। है? क्या कागज में लिखा वो 162? यस सर, एंड में है बेटा? होगा सर 162। कागज स्टार्टिंग में है और एंड में 162। मैं इसको कॉपी नहीं कर पाया, मैं अभी तो किया था यार मैंने। डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ द सपोर्ट। ये आपका उसका टॉपिक का नाम है सर। मुझे दिखा भी नहीं दे, है ही नहीं यार इसमें तो, ये है ही नहीं, पूरा ही नहीं आया ये। सर हाँ, ये सही कह रहे हैं। लास्ट में नंबर जो है 162 है इसमें। चलो मैं भी देखता हूँ, रुक जाओ। जी, इसमें सर पूरे क्लासरूम में चेक कर लीजिए सर। मैं भी देखता हूँ क्लासरूम में, नहीं मेरे पास हाँ होना चाहिए यार, इसमें देखूंगा मैं। रुक जाओ। अरे कल के रखता हूँ, अभी मैं पता नहीं कैसे रहे, कर भी रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ यार वो। 1 मिनट जरा बंद कर लूँ मैं, दोबारा शुरू करूँगा जरा, 1 मिनट रुक जाओ। जी सर, जी सर। करते हैं ठीक।
सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही थी। सर अभी बोल नहीं रहे आप सर भाई। हो रहा है ये, सॉरी। देखना बेटा, हेलो, ये फोर्स वाइब्रेशन ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ द सपोर्ट, ये है। हेलो, जी सर यही है सर। आवाज आ रही है ना? जी सर आ रही है सर, अब आ रही है। चलिए, यस सर, आ रहे फोर्स वाइब्रेशन ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ द सपोर्ट। ये हम डिस्कस कर रहे थे, ये हो गया ना डिस्कस। यानी है क्या कि ये जैसे स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम है, इसमें यह सपोर्ट है, इसमें हम एक डिस्प्लेसमेंट y देंगे, ये सब, तो इसका इफेक्ट इस सिस्टम के डिस्प्लेसमेंट पर क्या होगा, x। तो फोर्स वाइब्रेशन ड्यू टू सपोर्ट एक्साइटेशन, एब्सोल्यूट एम्पलीट्यूड, दो मेथड, एक एब्सोल्यूट एम्पलीट्यूड का है और दूसरा रिलेटिव का है। तो x is absolute motion of the mass m. The equation of motion may be written as mx double dot equal to minus cx dot minus y dot, क्योंकि जब इसका जो रिलेटिव है x हुई डिस्प्लेसमेंट y भी है, तो जो वेलोसिटीज होंगी और डिस्प्लेसमेंट होंगे k x माइनस y और x डॉट माइनस रिलेटिव, दो डिस्प्लेसमेंट साथ के साथ है, दोनों का डिफरेंस है आपका रिलेटिव कहलाएगा। तो इनको जब खोलेंगे तो यू कैन राइट mx डॉट प्लस mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल टू ky प्लस cy डॉट, y की टर्म एक तरफ लेंगे, x की टर्म से, तो सब्स्टिट्यूटिंग फॉर y इन इक्वेशन नंबर 1, तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल टू y दिस tan इनवर्स। ये इक्वेशन 1 and equation 3 are the same form, hence for steady state solution is given by the equation 3. ये steady state solution equation 3 represent करता है, and x equal to x sin omega t plus alpha minus y, और capital X steady state amplitude is given by। अब ये कुछ रिलेशन इक्वेशन 5, कैपिटल X इक्वल टू कैपिटल Y अंडर रूट k प्लस c ओमेगा स्क्वायर x। ये इन नॉन डायमेंशनल फॉर्म में x अपॉन y ले आइएगा, k प्लस c ओमेगा स्क्वायर, ये पहले आप कन्वर्ट कर चुके हैं, c ओमेगा स्क्वायर, c ओमेगा होल स्क्वायर का क्या मतलब है, ये 2 जीटा ओमेगा ओमेगा है, n का होल स्क्वायर आएगा, k से डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया k से, ओके, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। इक्वेशन नंबर 3 इसी लिहाज से इक्वेशन नंबर 7 बनेगी। इफ इज डिफरेंट, कंपेयर इक्वेशन 1 and 5, it is observed that the motion of the mass lags that the support through the angle phi minus alpha, or the angle of lag is given by phi minus alpha tan inverse this। ये इक्वेशन 8। Equation 5, 6 and 8 completely define the absolute motion of the steady due to support excitation. Note, from equation 6, when omega upon omega n is very less, यानी एक्साइटेशन की फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, बहुत धीरे धीरे है, तो वो जस्ट लाइक देन x अपॉन y,
एक्स अपॉन वाई, यानी सपोर्ट का डिस्प्लेसमेंट और मास का डिस्प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, उनमें कोई लैग डिफरेंस नहीं रहेगा। अप्रोक्सीमेटली वन इक्वेशन 7 रखेंगे, इक्वेशन 6 कौन सी है, ये वाले देखो, ये ओमेगा एन ओमेगा बहुत छोटा हो जाए तो ये टर्म अप्रोक्सीमेटली नेग्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो x upon y this whole term will be approximately equal to unity. Okay, then complete system moves like a rigid body at low frequency when omega upon omega n, ओमेगा बहुत ज्यादा है, यानी जो आपकी एक्साइटेशन सॉरी जो सपोर्ट का जो आपका मोशन है बहुत ज्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी है, तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के मुकाबले तब x अपॉन वाई दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0 मीन्स बॉडी इज स्टेशनरी। जब ये 0 हो जाए दोनों बॉडी बिल्कुल स्टेशनरी की तरह काम करेगा। एट हाई फ्रिक्वेंसी द बॉडी इज ट्रीटेड एज ए स्टेशनरी। नंबर सा the ratio x upon y is called the displacement transmissibility. X upon y is called the displacement transmissibility. Okay. दूसरा ये रिलेटिव एम्पलीट्यूड, तो एब्सोल्यूट हुआ, अब ये रिलेटिव हुआ, इन दोनों एक का z है एक का y है, तो उस लिहाज से z अपॉन y, z इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इस तरह की ये इक्वेशन 11 और 12 होंगी। अब इसके बाद में न्यूमेरिकल। हेलो, टाइम है आपके पास या दूसरी क्लास शुरू होगी आपकी? हेलो हेलो जी सर, ये करा दो, न्यूमेरिकल एक ही है बस मेरे ख्याल में। करा दीजिए सर, करा दीजिए, करा दीजिए। द सपोर्ट ऑफ, ये ग्रोवर का है पेज नंबर 119 पर। The support of a spring mass system is vibrating with an amplitude of 5 mm and a frequency of 1150 cycle per minute. If the mass is 0.9 kg and the spring mass is stiffness 986 Newton per meter, determine the amplitude of vibration of the mass. What amplitude will be result of a damping factor if the damping factor of 0.2, पहले केस में तो damping factor नहीं है, दूसरे केस में है। If a damping factor 0.2 is included in the system, तो गिवन पे मास आपका 0.9 kg है, के इतना है, ओमेगा सपोर्ट की जो आप एक्साइटेशन दे रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी 1150 हर्ट्ज है, 1150 बराबर 2 पाई अपॉन 6, 1150 साइकिल पर मिनट है, साइकिल पर मिनट पर सेकंड में 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1150 साइकिल को 2 पाई में डिवाइड किया तो ये रेडियन पर सेकंड में आ गया। ओके, 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकंड। y इक्वल टू 5 mm, y the displacement of the support is 5 mm। चलो, तो ये गलत आ गया भाई, ये रिलेटिव एम्पलीट्यूड एक्स्ट्रा आ गया है पेज। ये पेज नंबर क्या है, ये वाला शायद 12 है, रिलेटिव एम्पलीट्यूड। ये पेज है, ये न्यूमेरिकल है, ये पेज पर आ गया है, कोई बात नहीं, इसी के बाद में है न्यूमेरिकल हो गया ना, ये 2 बार हो गया अभी पेज है, एक को खत्म कर देना। सॉल्यूशन, when no damper is used, that is zeta equal to 0, the natural frequency of the system omega n equal to root k by m, जनरल फॉर्मूला है, k इतना है, m इतना है, you will get 46.7 रेडियन पर सेकेंड। रूट k by m से जो मिलता है वो रेडियन पर सेकेंड मिलती है। फ्रीक्वेंसी रेशियो ओमेगा अपॉन ओमेगा n 120.3 डिवाइड बाई 46.7, ये 120.3 कहाँ से आया, ओमेगा दे रखा है ना, ये
ऊपर चेंज किया होगा ना आपने, ये ओमेगा 1150 दे रखा था, उसको इसने 120 चेंज हो। तो इससे हम ओमेगा अपॉन ओमेगा एन निकाल लेंगे। रेशियो 20.3 बाई 43.7 2.58 इज योर फ्रीक्वेंसी रेशियो। नाउ टेकिंग द रिलेशन, ये रिलेशन जानते हो, x अपॉन y को √1 माइनस 2 जीटा, ये याद कर लो भैया रिलेशन को, √1 माइनस ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर। Then you will get put zeta equal to 0 when जब no damper is applied, the above equation becomes, इसमें zeta ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 1 माइनस ओमेगा होगा ओमेगा एन पर, 1 अपॉन 1 माइनस ओमेगा ओमेगा एन का उसके बचेगा x अपॉन y। यू नो y इज योर 5, 1 अपॉन 1 माइनस 2 ओमेगा ओमेगा रेशियो आपने निकाल लिया 2.58 का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन 5.65 और x अपॉन 5 गुड 1.5.65 और x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय दिस 0.886 mm। दिस इज योर आंसर। यानी सपोज को आपने 5 mm डिस्प्लेस किया और जो मास का डिस्प्लेसमेंट आया वो 0.886 mm आया सर। अब आपने डैम्पर लगा दिया तो जीटा की वैल्यू 0.2 आ गई। देन अगेन यूजिंग द सेम रिलेशन में यहाँ तो आपने नेग्लेक्ट कर दिया था, जीटा की वैल्यू 0 हो गई, अब इनको कंसिडर करेंगे, इसी इक्वेशन में दोबारा रखेंगे और सॉल्व करेंगे। यू विल गेट x अपॉन 5, ये सब करके यू विल गेट x इक्वल टू 1.25 mm। अभी बढ़ गई, अभी डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। ओके, दूसरा अब एक यहाँ नोट है, एक्सरसाइज 4.4.3 पेज 119 ग्रोवर, सी योरसेल्फ। आज तक जो मटेरियल दिया था ये फिनिश, सपोर्ट एक्सरसाइज, वाइब्रेशन आइसोलेशन है, इंशाल्लाह अगले टर्म पे कराएंगे। वाइब्रेशन आइसोलेशन का तो नहीं दिया मैंने आपको कुछ? नहीं सर, उसका नहीं दिया सर। नो सर। अभी भूल जाओ, देखो मेरे नोट कहाँ तक हो गया है। कोई न्यूमेरिकल वगैरह रह गया हो तो अपने आप देख लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 12, ये लास्ट हो गया है, मैंने सब कुछ करा दिया है। अभी चला कमिंग टर्म पर वाइब्रेशन आइसोलेशन एंड ट्रांसमिसिबिलिटी कराएंगे। ये आर्टिकल ग्रोवर में है, पेज आर्टिकल नंबर 4.10 पेज नंबर 131 वीटी सिंह में है ये। ओके, अच्छा ये बताइए डिजाइन क्लास हुई तुम्हारी आज? नहीं। हेलो हेलो सर टाइमिंग तो कोई दिया नहीं सर ने अभी तक। नहीं दिया? अच्छा, चला पढ़ाना क्या था उनको आज, बताओ। गियर ड्राइव शुरू हुआ नहीं हुआ? गियर रिड्यूसर, हेलो सर गियर रिड्यूसर नहीं हुआ। आज पढ़ाएंगे वो गियर ड्राइव। ये ललित है, ललित सर। हेलो ललित सर भैया, कितने अटेंडेंस हो गई आज तक, कुछ अंदाजा है? पीरियड कितने हो गए? कैलकुलेट करके बता दूंगा सर, मैं इकट्ठी कर लेता हूँ, कल बता दूंगा सर। कर लो, और भैया डेट वाइज सबकी अटेंडेंस बना लो, एक पेज पे एक्सेल पे बना लो, कैसे बना लो। ठीक है सर। ठीक है, मुझे बता दो कितने पीरियड बाकी हैं मेरे, कितने और लेने हैं। मेरी ये लास्ट यूनिट चल रही है, और आप या एक्चुअली अब जो पार्ट शुरू हो यूनिट 5 का हो, यूनिट 5 का ये भी इसमें कुछ पार्ट है। अब जो मेन पार्ट यूनिट 5 का शुरू होगा ट्रांसमिसिबिलिटी का। ओके, इंशाल्लाह अगले टर्न पे देखते हैं, और मैं जल्दी से फिनिश करना चाहता हूँ आपका सिलेबस, और टेस्ट बाकी है एक। ओके सर 20 से टेस्ट सर। 20 में टेस्ट मेरा डिसाइडेड है, आपका 21 है। चलो ठीक है।
21 में ले लेंगे टेस्ट। एक आध टर्न पड़ेगा तो कुछ थोड़ा 5 यूनिट का। यूनिट 4 तो पूरी है आपकी, जो आज तक पढ़ाया है यूनिट 4 का पूरा है। कहिए तो यूनिट 1 में से ले या यूनिट 5 में से दोगे? 2 यूनिट में से दे दो, बताओ। हेलो सर यूनिट 4 यूनिट 5 रख दीजिए सर, और आपका 22 को है सर पेपर। 22 को है तो ठीक है, 5th को मैं भी पढ़ाना शुरू करूँ, 4th 5th दोनों हो जाएगी, यूनिट 1 को छोड़िए। ओके ठीक है सर। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज।